डेट आज 23 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड 2021 का दिया गया है एक एनजीओ को, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, या फिर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी संस्था हिंदी में बोलते हैं। जो एनजीओ उसका नाम है प्रथम। ये प्रथम एक एनजीओ है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने देखो क्वालिटी एजुकेशन को हमारे देश में इंप्रूव करने के लिए कुछ काम किया है, इस वजह से इसको सिलेक्ट किया है कि 2021 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है ये इसको दिया जाएगा। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पीस के लिए इंदिरा गांधी जो प्राइज है, डिसआर्मामेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कोई मान लो हमारे देश में शांति स्थापित करे या इंटरनेशनली कोई पीस प्रमोट करे, या डिसआर्मामेंट का कोई काम करे हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में। डिसआर्मामेंट का मतलब है जो वीपन से, हथियार से, एटम बम या हाइड्रोजन बम होते हैं जो परमाणु हथियार, उनको नष्ट करें, डिस्ट्रॉय करें। डेवलपमेंट का काम हो, डेवलपमेंट का काम किसी में हो सकता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जैसे अभी एजुकेशन के लिए दिया गया है। तो ये 2021 का जो प्राइज दिया गया है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को, ये 25 साल से ज़्यादा हो गए इसे काम करते हुए एजुकेशन की फील्ड में। ये सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये एक्सेसिबिलिटी दिलाती है कि हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इसका ये मकसद है प्रथम जो एनजीओ है। ये इनोवेटिव यूज लेके आती है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को ये प्रमोट करती है ताकि सबको एजुकेशन अच्छी मिले। ये प्रोग्राम चलाती है स्किल्स के, यंग एडल्ट को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि दक्षता देने के लिए जो नौजवान हैं। और देखो कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स टाइमली, मतलब उन्हें सिखाया जा सके, इसमें इसने कुछ फ़ायदा किया है। इंदिरा गांधी जो प्राइज है इसको हर साल दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ये न्यू दिल्ली में सेटअप है। ये एनुअली हर साल देता है 3 कैटेगरी में, पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट की कैटेगरी में। ये किसी एक आदमी को भी दिया जा सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को दिया जा सकता है, जैसे इस साल का प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। जो भी इंटरनेशनल पीस प्रमोट करने के लिए या डेवलपमेंट का या इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई डेवलपमेंट लाने के लिए काम करता है, उसको ये प्राइस दिया जाता है। इसमें देखो 2.5 मिलियन रुपीज़ दिए जाते हैं, इंडियन रुपीज़। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 25 लाख रुपए का इसमें कैश प्राइस दिया जाता है। और एक साइटेशन दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है इस तरह का, उस पर लिखा होता है भाई साहब ये रिसिपेंट है, यानी कि जिसे मिला है वो आदमी है ये इस साल का 2021 का। जो इस अवार्ड को देने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं, वो एक पैनल बैठता है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बैठते हैं, इंडिविजुअल बैठते हैं। उनमें कुछ नेशनल प्रोमिनेंट पीपल होते हैं, कुछ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होती हैं, और कुछ लोग प्रीवियस रिसिपेंट होते हैं, मतलब पिछले बार का जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये इंदिरा गांधी प्राइज मिला है जो, ये उन रिसिपेंट को भी इस पैनल में बिठाते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं कि इस साल का अवार्ड किसे दिया जाएगा, ये इंदिरा गांधी जो प्राइज है। नेक्स्ट है क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लगातार 5वीं बार ये इंदौर सिटी है एक एमपी में, मध्य प्रदेश में, लगातार 5वीं बार सबसे सुंदर सिटी का इसे दर्जा दिया गया। क्लीनेस्ट, सबसे साफ सिटी की रैंकिंग में फर्स्ट आई है ये। 9 5 स्टार सिटीज आई हैं और 143 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज आई हैं। इनमें टॉप परफॉर्मर कौन है? इंदौर सबसे टॉप पे, फिर नवी मुंबई है, फिर नेलोर एक सिटी है। ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में टॉप परफॉर्मर रहे हैं, सबसे टॉप पे आए हैं ये। जो गंगा किनारे सिटी बची हुई है, गंगा के किनारे, गंगा नदी जहाँ से बहती है उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये आपका वेस्ट बंगाल, तो इसके किनारे पे वाराणसी सबसे टॉप परफॉर्मेंस सिटी रही है, शहर रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सिटी आई हैं, 92 अवार्ड दिए गए हैं, ये हाईएस्ट है किसी भी स्टेट में। और उसके बाद छत्तीसगढ़ को 67 अवार्ड मिले क्लीनेस्ट सिटीज़ के लिए। इसमें देखो ये देखा जाता है कि आगे जो ये सिटी हैं, GIS प्लेटफॉर्म को यूज करके ये लॉन्च किया गया था कि ये सिटी अपना डिसीजन ले सकते हैं खुद, और क्लीन इन्वायरमेंट रखने के लिए अपने सिटी में कुछ डिसीजन ले सकें। ये अवार्ड जो दिया जाता है, देखो ये हर साल अवार्ड दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, उसकी सिटी है या टाउन है, उसको दिया जाता है। जो कोई स्वच्छ भारत मिशन के अंदर या स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, या फिर गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग, इनमें जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनको रैंकिंग दी जाती है और उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है।
इससे फ़ायदा ये होता है, देखो जब किसी सिटी को पूरे राज्य में, मतलब पूरे राज्य में तो है ही, और पूरे देश में भी, हमारे पूरे नेशन में, कंट्री में उसको हाईलाइट किया जाता है कि ये सबसे क्लीनेस्ट सिटी आई है, तो हर एक स्टेट में ना कंपटीशन हो जाता है, मुकाबला करते हैं एक दूसरे स्टेट से कि हमारे राज्य के सिटी इस बार अच्छा मतलब स्टेटस लेके आएंगी, रैंकिंग लेके आएंगी, तो सब प्रयास करने लगते हैं, एफर्ट करने लगते हैं ताकि हमारा पूरा देश क्लीन हो जाए। नेक्स्ट है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखो 8 इंडस्ट्रीज आती हैं, 8 ऐसी इंडस्ट्रीज कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में काउंट होती हैं, जिनका नाम है, पहली है कोल इंडस्ट्रीज आती है, दूसरी है क्रूड ऑयल, तीसरी है नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर खाद जो बनाती हैं ऐसी कंपनी आती हैं, स्टील जो बनाती है, सीमेंट जो बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का उत्पादन करती हैं वो, ये आती हैं 8 सिटी कोर इंडस्ट्रीज में। और ये 8 कोर सिटीज 40% वेटेज है इनका आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक भाई साहब इंडेक्स है, हर साल निकालते हैं इसे, सीएसओ। ये क्या है सीएसओ? ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडेक्स निकालती है, यानी कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी इंडस्ट्री कितना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितना प्रोडक्ट बना रही है, उत्पाद कर रही है, कितना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडस्ट्री, ये सब कुछ रैंकिंग देती है सीएसओ आईआईपी के हिसाब से। और इसमें भी कोर इंडस्ट्री जो आती हैं आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कोर इंडस्ट्री ये 40% वेटेज है इनका, बाकी की जो भी इंडस्ट्रीज है ना वो 60% वेटेज उनका रहता है। और इनमें भी देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, इसका सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि इसका प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद आती है बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोल, कोयला, क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल, फिर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सीमेंट आता है, फिर फर्टिलाइजर खाद आता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये देखो एक एग्रीमेंट है, समझौता, समझौता भाई साहब 2 पार्टीज के बीच में होता है, इसे क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, मतलब उसी का एग्जाम्पल है ये, क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का ही एग्जाम्पल है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यहाँ पे देखो क्रेडिट प्रोटेक्शन है जो ये खरीदी और बेची जाती है, ये प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, क्रेडिट का मतलब पैसे का लेन देन की सुरक्षा की एक तरह से ये खरीदा और बेचा जाता है। कैसे होता है इसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में, कैसे एग्रीमेंट होता है? देखो मान लो ये ए है और ये बी है, 2 आदमी है भाई साहब, मान लो बी आदमी ने, बैंक के एग्जाम्पल से समझते हैं हम, मान लो ये बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये बी आदमी ने ये लोन लिया भाई साहब, बी आदमी ने, अब इसको ना भाई साहब बी आदमी को ये खतरा है कि हो सकता है मैं किस्त ना भर पाऊँ, इंस्टॉलमेंट ना भर पाऊँ एसबीआई की, जो मैंने कर्ज लिया है, लोन लिया है एसबीआई बैंक से, तो इसको ये डर रहता है। अब ये क्या करता है, इस डर की वजह से ये अपना खुद का इंश्योरेंस करा लेगा ए से, ये कहेगा भाई साहब मैं ना आपको, मैं अगर किस्त ना भर पाऊँ तो मेरी जगह पे आप देना, इसलिए मैं आपको क्या है, देखो ए को फ़ायदा क्या होगा, ए को फ़ायदा ये होगा कि ये इसे भी हर साल मान लो 10, 20, 50, 100 रुपये देता रहेगा हर महीने या हर साल, ऐसे जितना भी मतलब इन्होंने एग्रीमेंट किया है, मान लो इसको किस्त भरनी है 10,000 हर महीने, और इसको भी देता रहेगा ये मान लो 500 रुपये, 100 रुपये या 500, 1000 रुपये पर मंथ, ये इसे देता रहेगा। क्यों देता रहेगा? क्योंकि मान लो अगर ये आगे किस्त नहीं भर पाया, फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाया, तो ए भरेगा सारी, क्योंकि इसने इंश्योरेंस कर दिया एक तरह से बी का, समझ रहे हो, ये इंश्योरेंस की राशि लेगा इससे 1 साल 2 साल तक जितना भी टाइम है वसूलेगा। तो यही है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी कि दूसरी पार्टी का एक तरह से इंश्योरेंस हो जाता है कि उसके बदले में भाई साहब अगर ये दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो मैं इसकी पेमेंट भरूंगा। तो ये है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्रेडिट इवेंट के टाइम में भरा जाता है, जैसे मान लो बैंकक्रप्सी, कोई दिवालिया हो गया, बैंक से लोन लिया और भर नहीं पाया, कर्ज लिया नहीं भर पाया, यानी कि फेलियर टू पे, तो इस केस में होता है, या ऑब्लिगेशन एक्सीलरेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रेपुडिएशन, या फिर मॉरेटोरियम के केस में, इन केस में होता है ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, न्यूज में है, ये हमारे इंडिया की है भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आती है, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये एक ऑटोनोमस मल्टीपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका काम लाभ कमाना नहीं है, ये वेलफेयर के लिए काम करती है। जो नेशनल जो ये प्रोडक्टिविटी काउंसिल है हमारी, एक इंटरनेशनल हमारे एशिया की एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है, इसी का ही ये पार्ट है हमारा जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। ये इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, कोई और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करती एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया भी इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, जब ये बना था तब से इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है
रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अभी जो ये कांग्रेस के जो मेंबर थे पहले, एमएलए थे, ये अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सीएम भी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने नई पार्टी बनाने की मतलब सोचा, तो इन्होंने अभी नई पार्टी रजिस्टर कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है। इनकी पार्टी का नाम रहेगा पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। तो हमारा मेन मकसद इसमें सिर्फ इतना है कि ये पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, ये कहाँ पे रजिस्टर होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो हमारा, उसके पास रजिस्टर कराना होता है, और उसके लिए एक कानून बनाया हुआ है हमारा आरपी एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून है ये, हिंदी में बोलते हैं इसको जन प्रतिनिधित्व कानून। इसके अंदर इसका सेक्शन है सेक्शन 29A। इसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कराते हैं। जैसे मान लो आज किसी बंदे ने सोचा मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और इसने नाम रख दिया, फिर विद इन 30 डेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और ये पार्टी सेक्शन 29A के अंदर रजिस्टर कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो चुनाव आयोग है हमारा, जो चुनाव करवाता है, इलेक्शन करवाता है हमारे देश में, वो करता है भाई साहब, जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसको पावर सेक्शन 29A से है, 1951 के एक्ट से, आरपीए के एक्ट से, और आर्टिकल 324 है हमारे संविधान में, उसके द्वारा भी ये पूरी इसे दी गई है, मतलब पावर दी गई है। देखो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, ये सब कुछ आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन का लेक्चर पड़ा हुआ है भाई साहब, वो 8 से 10 मिनट का होगा। इसमें मैं ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाए इसके अभी इस लेक्चर में। देखो जब भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है तो उसको एक सिंबल दिया जाता है, सिंबल, चुनाव चिन्ह, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो उसे देते हैं। दूसरा इसको देखो ये फ़ायदा हो जाता है, जो रजिस्टर पार्टी होती है, जैसे मान लो उसे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं पोल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो उसने पिछले इलेक्शन में कितनी वोट हासिल किए हैं, उसके हिसाब से देते हैं। ये क्राइटेरिया अलग अलग हैं दोनों, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और यानी कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, जिसने उसे वोट हासिल हुई है। और लोकसभा या फिर विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा स्टेट में, उसमें कितनी सीट हासिल की है उसके बेस पे। तो ये सारे क्राइटेरिया आप जानने के लिए वो लेक्चर देखना। नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, रीजन, प्रोसेस एंड कंट्रोवर्सी। देखो जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, उसमें लेटरल एंट्री के लिए ये न्यूज है कि इसके कारण क्या है, प्रोसेस कैसे इसकी एंट्री की जाती है, और कंट्रोवर्सी, विवाद क्या है, ये सब जानेंगे हम। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी के सब जो ऊपर हमने नहीं बताए थे डिस्कस कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 2 और ये हमारा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। तो लेटरल एंट्री होती क्या है, देखो जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, तो आप जैसे आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, समझ रहे हो। तो आईएएस बने या आईपीएस बने आप, तो आप जैसे आईएएस बने तो आप बनोगे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, डीसी बनोगे भाई साहब डायरेक्टली। वैसे तो स्टार्ट आपको एसडीएम से कराया जाता है, एसडीएम से, फिर बाद में डीएम बनते हैं। कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, कहीं पे डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं, कहीं पे डीएम भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है एक ही बात। तो आपकी जब पोस्टिंग होती है तो एसडीएम छोटे लेवल से होती है, लेकिन रहते आप आईएएस ही हो। फिर कुछ दिन बाद, 1-2-3 साल बाद, फिर आपको डीएम बना दिया जाता है, फिर डीएम का कार्यभार संभालते हो। तो ये तो है आपका जब यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, आप भाई साहब एग्जाम देके जाते हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन लेटर एंट्री में क्या होता है, देखो जब आप यूपीएससी के एग्जाम के जरिए आप बने डीसी कलेक्टर, तो फिर आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन के बाद आप डायरेक्टर बनोगे किसी एजेंसी के, फिर डायरेक्टर के बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी बनोगे या असिस्टेंट सेक्रेटरी बनोगे, फिर सेक्रेटरी लेवल पे जाओगे, फिर उससे ऊपर वाली पोस्ट पे जाओगे। तो इस तरह से आपकी प्रमोशन होती है। लेकिन लेटरल एंट्री का मतलब है कि आपको क्या है ना, डीएम से नहीं बनाया जाएगा, डायरेक्ट आपको पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा सेक्रेटरी लेवल की पे। जो आप 5-10-20 साल में बनते हैं ना सेक्रेटरी, 15-20 साल में, वो आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट सेक्रेटरी लेवल पे रिक्रूट किया जाएगा। और ये किसको किया जाता है, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो वो कैसे किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो लेटरल एंट्री के लिए अभी न्यूज में इसलिए आया है ये, क्योंकि देखो जो यूपीएससी है उसने 31 और कैंडिडेट के लिए रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश दी है कि 31 और पोस्ट निकाली जाएंगी। 2019 में देखो 10 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था, उसमें से 9 पोस्ट भरी थी, 9 लेटरल एंट्री से पोस्ट भरी थी यूपीएससी ने। ये प्राइवेट सेक्टर से लिए गए थे इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई कंपनी में काम करता है, मान लो मैनेजर लेवल की पे, जनरल मैनेजर या सीईओ की पोस्ट पे, ऐसे लोगों को हायर किया था सेक्रेटरी लेवल पे।
तो इशू क्या है, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं क्या परेशानी है इससे, कुछ एक्सपर्ट ये बोलते हैं देखो भाई साहब इसका रिक्रूटमेंट का भर्ती करने का कोई प्रोसेस अभी है नहीं, इसके लिए वो चिंता जताते हैं। दूसरा ये मेरिटोक्रेसी की डिमांड ये है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है जो किसी भी प्रोफेशनल को सिलेक्ट करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए उनकी मेरिट डिफाइन करने के लिए कि उनके पास ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए इनको भर्ती करने के लिए, जैसे यूपीएससी करती है ये आईएएस आईपीएस का एग्जाम कराने के लिए। तो फेयर सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट को एक तरह से मॉडर्न मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन है, तो उनके लिए भी एक ऐसा मेरिट बेस्ड एग्जाम होना चाहिए कुछ। और ये क्या है, जो प्रोसीजर है इससे डेविएट नहीं होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट करने का अभी भर्ती करने का प्रोसीजर है फेयर है जो, उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, ये कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं। तो नीड ऑफ आवर क्या है, मतलब अभी जरूरत क्या करने की, जरूरत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि लेजिटिमेसी होनी चाहिए। लॉ बनाओ भाई साहब, इसके लिए लॉ के द्वारा लेटरल कैंडिडेट को एंट्री करो, पार्लियामेंट में लॉ लेके आओ, उसके द्वारा करो, यानी कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा तो ये क्लैरिटी आएगी इसमें। फिर ये रिक्रूटमेंट क्या है लेटरल एंट्री पे अच्छी तरह से हो सकेगा विदाउट एनी बाइसनेस, पक्षपात के मतलब नहीं हो सकेगा इसके द्वारा। तो लेटरल एंट्री गवर्नमेंट में होती क्या है, देखो नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी, 3 ईयर का एक्शन एजेंडा में दी थी कि लेटरल एंट्री की जाए। इस जो पोस्ट होती हैं ये सेक्रेटरी लेवल की, इनमें जिस भी पर्सनल का इंडक्शन किया जाता है मतलब भर्ती किया जाता है वो मिडिल या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और लेटरल एंट्रेंट जो होते हैं ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का ही पार्ट होते हैं, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस के जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स उनका ही ये पार्ट होते हैं। तो नीड क्या है, अभी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या थी और क्या इंपॉर्टेंस है लेटरल एंट्री करने की। क्योंकि भाई साहब देखो ये जो इतनी मेहनत करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की बच्चे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, और फिर 15-20 साल के बाद वो सेक्रेटरी बनते हैं, और इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, प्राइवेट इंडिविजुअल आए और डायरेक्ट पॉलिटिशियन ने अपॉइंट कर दिए, ये लेटरल एंट्री कर दी सेक्रेटरी लेवल पे। तो ये इनकी मेहनत भाई साहब खराब जाती है ना एक तरह से, क्योंकि ये इतनी मेहनत करके आ रहे हैं बच्चे। तो इसकी ज़रूरत क्या थी और सिग्निफिकेंस क्या है, देखो गवर्नमेंट का कहना ये है लेटरल एंट्री जब करते हैं तो स्पेशलाइज नॉलेज वाले लोग आते हैं, एक्सपर्टीज आते हैं, और इस जो ऑब्जेक्टिव है कि टैलेंटेड मैन पावर आनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे होते हैं, और वो सीईओ लेवल पे रहते हैं या फिर मैनेजर जनरल मैनेजर लेवल पे उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनके एक्सपीरियंस को यूज किया जा सकता है। और दूसरा देखो इससे क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, उन इंडिविजुअल के पास भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो जाती है, मौका मिल जाता है कि वो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो फिर ये देखो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, जो एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर जो कल्चर है कि गवर्नमेंट जो भाई साहब ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, जैसे मान लो आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो ये इनका एटीट्यूड ऐसा रहता है कि अब गवर्नमेंट जॉब में तो हटाने का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, हमारी सिक्योरिटी है। तो जब इनकी मतलब एंट्री की जाएगी प्राइवेट सेक्टर वालों की, देखो उनके वो तो अच्छे से काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ये गवर्नमेंट जो सेक्टर में कल्चर है एक तरह से इसमें चेंज आएगा, यानी कि लोगों का एटीट्यूड चेंज होगा, वो सही से काम कर पाएंगे। अभी लेटरल एंट्री है जो क्रिटिसाइज की जाती है, इनकी बुराई की जाती है, क्यों, क्योंकि देखो ना तो अपॉइंटमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जब यूपीएससी की भाई साहब रिक्रूटमेंट होती है तो रिजर्वेशन होती है ईडब्ल्यूएस की, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी की होती है भाई साहब, एससी एसटी की होती है, फिजिकल कैंडिडेट की होती है, तो एक्स सर्विसमैन की होती है, ये जो रिजर्वेशन है ये रिजर्वेशन होती हैं। लेकिन इसमें नहीं है, बैकडोर एंट्री मिल रही है डायरेक्टली। इसमें यह भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो बैकडोर एंट्री कर सकती हैं अपने खुद के पीपल होते हैं उनके, यानी कि खुद के जानकारी वाले पीपल की एंट्री कर सकते हैं, सेक्रेटरी लेवल पे अपॉइंट कर सकते हैं और अपने तरीके से काम करा सकते हैं, यानी कि नेपोटिज्म देखने को मिल सकता है, भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को ही अपॉइंट करना। तो ये नोट करके रखें आप, जो आर्टिकल 321 है हमारे संविधान का, वो ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट चाहे तो एडिशनल फंक्शन दे सकता है यूपीएससी को, यानी कि एक लॉ पास करेगा पार्लियामेंट और यूपीएससी को एडिशनल फंक्शन यानी कि पावर बढ़ा देगा यूपीएससी की। नेक्स्ट टॉपिक है इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमन। ये कन्वेंशन है भाई साहब, ट्रीटी, संधि, एग्रीमेंट कुछ बोल लो आप। इस्तांबुल एक जगह है टर्की में, वहाँ पे एक मीटिंग हुई ये 2011 में, वहाँ पे ये कुछ नियम अडॉप्ट किए बहुत सारी कंट्रीज ने आके। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये याद रखना है। इसमें कुछ यूरोप की कंट्री हैं, जो यूरोप कंट्री हैं, ये वाली कंट्री हैं भाई साहब, ये यूरोप की कंट्री, टर्की भी इसका पार्ट है। तो ये काउंसिल मतलब एक मीटिंग हुई थी, यूरोप काउंसिल ने अडॉप्ट किया था ये इस्तांबुल कन्वेंशन। तो टर्की ने भी इसको अडॉप्ट किया था, माना था, लेकिन टर्की इससे बाहर हो गया। तो ये यहाँ पे
जो यूरोप एरिया में या वर्ल्ड में कहीं वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होती है, मतलब हिंसा होती है, महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है या मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, ये महिला के अगेंस्ट जो हिंसा होती है, वायलेंस होती है, इसको रोकना इसका मेन मकसद था। ये अभी कन्वेंशन न्यूज में है। देखो हमने इसको अलग से पढ़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हो। पॉलिटी की प्लेलिस्ट में लेक्चर होगा ये, या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में लेक्चर होगा, तो इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि भाई साहब देखो, टर्की ने इससे अपने आप को विड्रॉल कर लिया था, मतलब टर्की इस कन्वेंशन से बाहर आ गया था। पहले तो इसने रेटिफाई कर रखा था, मतलब प्रमाणित कर रखा था कि हम इसे मानेंगे। रेटिफाई का मतलब होता है, देखो जब भी कोई ट्रीटी होती है, बहुत सारे देश एक साथ आते हैं, कन्वेंशन या ट्रीटी या समिट, तो उस पर साइन करते हैं, कुछ नियम रूल्स वगैरह यहाँ पे अडॉप्ट किए, उन रूल्स को मानने के लिए ये सहमति जताते हैं, तो उस पर साइन करते हैं। जो भी हमारे देश से गया, मान लो हर एक कंट्री से गया होगा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसे अटेंड करने के लिए, या कोई और मिनिस्टर, तो साइन करते हैं। साइन करने के बाद फिर आके अपने अपने पार्लियामेंट में उसको पास कराना पड़ता है। जब पास हो जाता है, जब बोल देते हैं रेटिफाई करना, यानी कि रेटिफाई हो गया, प्रमाणित हो गया। तो टर्की ने रेटिफाई भी कर रखा था और साइन तो कर ही रखा था, लेकिन फिर बाहर आ गया टर्की। क्यों आ गया वो रीजन जानेंगे अभी। तो टर्की में अभी क्या है, ये देखा गया कि वुमन के अगेंस्ट हर साल सैकड़ों मर्डर किए जाते हैं मैन के द्वारा। आदमी क्या है, सैकड़ों महिलाओं को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पे एक तरह से ये कैंपेन चल रहा है, अभियान के वुमन को बचाने के लिए। और इस महीने तो देखो ब्रेजन किलिंग की गई। ब्रेजन का मतलब खुल्लम खुल्ला औरत को मारा गया। अब मतलब वुमेन्स के जो राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट का फेलियर बताया कि सरकार फेल हो चुकी है, महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है, उसको रोक नहीं पा रही है जो सरकार है। कुछ एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि देखो इस्तांबुल कन्वेंशन से जो टर्की बाहर आया है, ये काउंसिल ऑफ यूरोप की जो ये एग्रीमेंट था, तो ये बहुत अच्छा था वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन टर्की ने इसे छोड़ दिया। और टर्की ने इस टाइम पे छोड़ा है कि ऑलरेडी पहले से हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही है टर्की में, फिर भी छोड़ दिया। तो बैकग्राउंड क्या है देखो, 24 नवंबर 2011 को टर्की इसका पहला कंट्री बना था इसको रेटिफाई करने वाला। मतलब सबसे पहले अगर किसी कंट्री ने माना था ना इस्तांबुल कन्वेंशन को, इन नियम को, रूल्स को, प्रिंसिपल को, तो वो टर्की ही था। तो 2012 में इसने रेटिफाई कर दिया, और अपने देश में 2012 में टर्की ने इसको रेटिफाई करने के बाद 2011 में रेटिफाई कर दिया था, लेकिन 2012 में टर्की ने अपने डोमेस्टिक लॉ, अपने घरेलू कानून इस्तांबुल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बना लिए। जैसे इस्तांबुल कन्वेंशन में रूल्स थे, ऐसे ही अपने घर में यानी कि देश में कानून बना लिए टर्की ने, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। लेकिन फिर इसने विदड्रॉ कर लिया भाई साहब, अलग कर लिया, यानी कि अपने आप को हटा लिया, खींच लिया अपना हाथ पीछे, अलग हो गया इससे। तो क्यों कर लिया, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखो इसलिए टर्की ने बहुत सारी क्रिटिसिज्म रिसीव की है, क्योंकि इसने अपने आप को अलग कर लिया, कंट्री ने हटा लिया। क्योंकि इसमें जो टर्की है वहाँ पे वायलेंस और फेमिसाइड, फेमिसाइड का मतलब है महिला की हत्या करना, तो फीमेल की हत्या बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट टर्की में। फिर भी इसने अलग कर लिया इस इस्तांबुल कन्वेंशन से। जो इस टर्की की रैंकिंग आई है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकलती है हर साल भाई साहब। 2021 की जो रिपोर्ट आई, इसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये निकालती है हर साल। इसमें जो टर्की की रैंकिंग है, 156 में से 133 रैंकिंग आई है टर्की की, फिर भी इसने बाहर निकाल लिया अपने आप को। और वुमन, जो यूएन वुमन डेटा उसके अकॉर्डिंग 38% वुमन ना वायलेंस फेस करती हैं अपनी लाइफ टाइम में। मतलब जो उनके लाइफ पार्टनर होते हैं, मतलब उनके हस्बैंड होते हैं महिलाओं के, वही उन्हें मारते हैं। टर्की की जो गवर्नमेंट है वो कोई ऑफिशियल डेटा, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं रखती कि कितने उस देश में फेमिसाइड हुई हैं, महिलाओं की हत्या हुई है मैन के द्वारा, या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, इसका कोई डेटा टर्की गवर्नमेंट ये इकट्ठा करके नहीं रखती। तो टर्की ने भाई साहब अपने आप को इस कन्वेंशन से अलग क्यों किया, क्या कारण था, रीजन क्या था? देखो टर्की का कहना यह है, जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है टर्की की बात कर रहे हैं, उनका जो रीति रिवाजिक परिवार का जो स्ट्रक्चर है, जैसे काम करता है, उसको ये नुकसान पहुंचा रही है कन्वेंशन, क्योंकि ये डिवोर्स को प्रमोट करती है। इसकी वजह से क्या है, महिलाएं बहुत ज़्यादा उनको क्या है, अपने आप को ज़्यादा मतलब एक्सपोज करती हैं, और उसकी वजह से डिवोर्स ले लेती हैं और घर बिगड़ जाते हैं भाई साहब, तलाक हो जाते हैं इसकी वजह से। और ये क्या है, LGBTQ है जो, उसको भी एक्सेप्ट करता है जो ये कन्वेंशन है। तो ये हमारे देश में इसको हमने क्या है, टर्की ने अपने देश में LGBTQ को राइट नहीं दिए हुए हैं, तो ये इसको भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए टर्की ने पीछे खींच लिया अपने आप को। और LGBTQ है, ये क्या है LGBTQ,
देखो कई बार डिस्कस किया हमने, एल का मतलब है लेस्बियन, यानी कि ऐसी लड़की, ऐसी गर्ल जो लड़की से ही प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जी का मतलब है गे, भाई साहब ऐसा लड़का जो लड़के से ही प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है। और बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसा लड़की या लड़का जो दोनों में इंटरेस्ट रखता हो, लड़के में भी और लड़की से भी, यानी कि लड़का लड़की दोनों से प्रेम करता हो और किसी से भी शादी करना चाहता हो, यानी कि दोनों से फिजिकल रिलेशन भी हो। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब ये है, हिजड़ा को भी बोल सकते हैं, या भाई साहब कोई मान लो जन्म से लड़का पैदा हुआ और उसने लड़की में कन्वर्ट करा लिया अपने आप को। ये भाई साहब टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो चुकी है, लड़का क्या है अपने आप को लड़की बनवा सकता है और लड़की अपने आप को लड़का बनवा सकती है, जेंडर चेंज कर सकते हैं, अपना लिंग चेंज कर सकते हैं। और क्यू का मतलब है क्वीर, मतलब ये पहली जो 4 टर्म है उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्यूर, यानी कि चारों में से कोई सा भी, क्वीर। तो ये क्या है, राइट टर्की में दी नहीं गए, लेकिन ये कन्वेंशन उन्हें एक्सेप्ट करती है, तो इसलिए टर्की ने पीछे हाथ खींच लिया, यानी कि इससे अलग हट गई। और देखो टर्की का कहना यह है कि टर्की में बहुत सारे लॉ कानून बने हुए हैं महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टर्की का कहना ये था। फिर कंसर्न क्या, परेशानी क्या, देखो परेशानी ये है, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट और गर्ल्स के अगेंस्ट कोविड-19 के टाइम में ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में बढ़ चुकी हैं। और पीपल्स क्या है, ये कंसर्न है कि बेसिक राइट महिलाओं के प्रोटेक्ट किए जाएं, बचाए जाएं, और टर्किश वुमेन के जो राइट हैं अभी खतरे में हैं, तो इनको बचाया जाए, इसलिए ये न्यूज में आया। तो इस्तांबुल कन्वेंशन देखो, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन है, इसने अडॉप्ट की थी, यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप ने अडॉप्ट की थी, और इसको काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, या इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोल सकते हैं कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग। कॉम्बैटिंग का मतलब होता है टू फाइट करना, लड़ाई करना, रोकना। प्रिवेंट का मतलब भी रोकना होता है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घरेलू हिंसा, यानी कि जो हस्बैंड वगैरह वाइफ को पीटते हैं, मारते हैं, वो होती है डोमेस्टिक वायलेंस। ये ट्रीटी क्या है, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट ट्रीटी थी जो बाइंडिंग थी, ये बाध्यकारी थी, यानी कि जिस कंट्री ने साइन किया, रेटिफाई किया, उसको मानना ही पड़ेगा इस ट्रीटी के नियम को, रूल कानून को। तो ये वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रोकने का काम करती थी, और पूरे वर्ल्ड में पहली ये बाइंडिंग ट्रीटी है वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए। इसमें देखो बहुत सारे ऐसे वायलेंस हैं, हिंसा हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट होती हैं, उनको रोका जाता है। जैसे है कवरिंग डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है, यानी कि पति के द्वारा पत्नी को मारा जाता, पीटा जाता है, उसको रोकना इसका मेन मकसद था। रेप जो होता है भाई साहब, बलात्कार, उसको रोकना। सेक्सुअली असॉल्ट होता है भाई साहब, इसको रोकना। और फीमेल जेनिटल मुटिलेशन होता है, इसको रोकना। ये क्या भाई साहब, फीमेल जेनिटल मुटिलेशन, ये भाई साहब देखो, जैसे आपने सुना होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो लड़के होते हैं उनका खतना किया जाता है, जो उनका पीनस होता है, प्राइवेट पार्ट, उनका क्या है, स्किन को काट दिया जाता है। इसी तरह से क्या है, एक मुस्लिम में ही बोहरा कम्युनिटी है, हमारे केरल में रहती है, और बहुत सारे वर्ल्ड में भी रहती है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारी कम्युनिटी है। हमारी कंट्री की बात करें तो केरल के एरिया में और कुछ और भी पार्ट में रहती है, मेनली केरल में रहती है, बोहरा कम्युनिटी है, बोहरा समुदाय, कास्ट मान लो मुस्लिम के अंदर ही। ये क्या करते हैं, ये फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट है, वजाइना का एक पार्ट होता है भाई साहब, क्लिटोरियस, क्लिटोरियस को ये काट देते हैं, स्किन को काट देते हैं क्लिटोरियस को। तो ये क्या है, इसी को नाम दिया जाता है फीमेल जेनिटल मुटिलेशन। तो इसको भी रोकना इसका मेन मकसद है। और ऑनर बेस्ड जो वायलेंस होता है, ऑनर बेस्ड वायलेंस, ऑनर बेस्ड वायलेंस का मतलब है कि अपना इज्जत बचाने के लिए कभी कभी लड़की की हत्या कर दी जाती है लोगों के द्वारा, तो इसको बचाना। फोर्स्ड मैरिज, जबरदस्ती शादी की जाती है, इसको भी बचाना। ये इतनी सारी वायलेंस जो होती हैं, इनको रोकना है इसका काम। गवर्नमेंट देखो जब भी रेटिफाई करती है इस कन्वेंशन को, तो लीगली बाउंड हो जाती है, यानी कि उसको इसके नियम कानून को मानना ही पड़ता है इस ट्रीटी के। ये कन्वेंशन देखो काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी है, यूरोप में एक कमेटी है भाई साहब, उसने 7 अप्रैल 2011 को ये अडॉप्ट की थी, अपनाई थी। और ये कन्वेंशन कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड यानी कि रूल वगैरह ये डिफाइन करती है कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रोकने के लिए क्या नियम कानून होने चाहिए। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इस्तांबुल कन्वेंशन का इंडिया मेंबर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक कन्वेंशन और है जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को या डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है महिला के विरुद्ध, उसको रोकती है। वो है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये 1979 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी। यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की ये कन्वेंशन है, ये 1979 में अडॉप्ट की थी, और इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया ने इसको साइन भी किया हुआ, 1980 में साइन किया और रेटिफाई भी कर दिया, अपनी कंट्री में प्रमाणित कर दिया 1993 में। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लाई एस। फ्लाई एस जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए आया फ्लाई एस कि
देखो एक थर्मल पावर प्लांट है चेन्नई में, थर्मल पावर प्लांट, उससे कुछ फ्लाई एश रिलीज होता है और वहाँ की जो पौंड वगैरह तालाब हैं वाटर बॉडी हैं उनमें जाके मिल जाता है और वाटर को पॉल्यूटेड कर रहा है। तो ये इसलिए हाईलाइट आया, वहाँ के एक्टिविस्ट और फिशरमैन का कहना है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि भाई साहब ये जो पानी को प्रदूषित किया जा रहा है फ्लाई एश के जरिए, इसको रोका जाए। तो फ्लाई एश है क्या? ये भाई साहब फ्लाई एश, जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें कोयला यूज किया जाता है, कोल। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है भाई साहब बिजली बनाने वाली कंपनियां, थर्मल पावर प्लांट। तो ये जो बिजली बनाती है कोयले को यूज करते हैं, इससे हीट निकलता है और इससे इस तरह का फ्लाई एश निकलता है सीमेंट की तरह का। तो ये कुछ उड़ जाता है, कुछ नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है उसे बोलते हैं बॉटम एस, और जो उड़ जाता है उसको बोलते हैं फ्लाई एस। इतना सा फर्क है। और ये क्या है, इतना बारीक होता है, आपके फेफड़ों में घुस जाएगा नाक के जरिए और आपको बहुत सारे सांस की बीमारी और बहुत सारी डिसीज हो जाएंगी। अगर पानी में मिल गया, पानी को प्रदूषित करता है, पानी को पियेंगे फिर लोग बीमार, और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूटेड करता है। तो ये इसके नुकसान है। तो फ्लाई एश क्या है, देखो इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की नहीं, जीएस पेपर 3 आता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो ये लेक्चर फ्लाई एश पे पूरा कंप्लीट। हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। फ्लाई एश को देखो फ्लू एश भी बोलते हैं या पल्वेराइज्ड फ्लू एश के नाम से भी जाना जाता है। ये कोल कंबसन, कोयले को जलाया जाता है, उसमें ये प्रोडक्ट बचता है, कुछ अवशेष बच जाता है। इसका कंपोजिशन क्या, मतलब क्या क्या मिलता है इसमें, देखो जब भी बॉयलर होता है, कोल फायर्ड बॉयलर, उसमें जब भी ये जलाया जाता है कोल को, तब ये निकलता है फ्लू गैसेज। इसके साथ साथ देखो बहुत सारी और गैस भी निकलती हैं, जैसे जब जलाया जाता है तो फ्लाई एश में क्या क्या होता है, देखो SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बहुत सारे मिनरल होते हैं जो कोल से निकलते हैं, कोयले से। जैसे देखो आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, मरकरी, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, स्टोंटियम, थैलियम, वैंडियम, और भी कई सारे स्मॉल कंसंट्रेशन में होते हैं, डाइऑक्सिन होता है, PAH कंपाउंड होते हैं। तो ये इतने सारे होते हैं, कार्बन, अनब्रंट कार्बन होता है इसमें। तो देखो यूपीएससी ने कई बार फ्लाई एश से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीलिम में, इतना याद रखना है, इसमें बहुत सारे लगभग सारे ये जो हार्मफुल मिनरल है ना सब मिलते हैं इसमें। तो ऐसे स्टेटमेंट में दे देते हैं कि कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये, एक बार देख लो आप पॉज करके, ये पढ़ लेना। हेल्थ और इन्वायरमेंट हैजार्ड है इससे, यानी कि नुकसान होता है भाई साहब अपनी हेल्थ को भी और इन्वायरमेंट को भी, क्योंकि हैवी मेटल निकलते हैं इसमें से, जैसे निकल, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, ये लीड वगैरह भी निकलता है, शीशा जो होता है। ये देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि जो इसमें पॉइजनस गैस निकलती हैं, बहुत सारी अस्थमा जैसी सांस लेने वाली बीमारी हो सकती है इंसान को, और ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इससे रेडिएशन भी निकलती हैं, ये वाटर स्टोरेज वगैरह को नुकसान पहुंचाती हैं, और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड भी हो जाता है भाई साहब, जो सरफेस पे वाटर होता है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है, ग्राउंड में जाके ये ग्राउंड वाटर जो रहता है उसको भी नुकसान पहुँचाता है। फ्लाई एश देखो, लेकिन बहुत इसका यूज भी हो सकता है कई जगह पे, जैसे मान लो पोर्टलैंड सीमेंट और सैंड यूज करते हैं ना, रेता और सीमेंट यूज किया जाता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसकी जगह पे फ्लाई एश को यूज किया जा सकता है एज ए सब्सटीट्यूट। फ्लाई एश को देखो कंक्रीट जो मिक्सर होता है, जो घरों पे लेंटर डालते हैं उसमें भी मिक्स किया जा सकता है। इसका कहीं पे इम्बैक्टमेंट का मतलब है मेंड या बांध बोलते हैं ना, खेत के चारों ओर मान लो मेंड बना दी, बांध बना दी, या कुछ ब्रेकर बना दिया उसके लिए, या अदर नेचुरल जो फिल करना हो स्ट्रक्चरल फिल कहीं पे, उसके लिए यूज हो सकता है। सीमेंट क्लिंकर प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, सॉफ्ट सॉइल के लिए, या कोई कंस्ट्रक्शन में रोड बनाने के लिए यूज हो सकता है इसका, या कोई और ब्रिक प्रोडक्शन के लिए, ईंटें बनाने के लिए, जो बिल्डिंग में घर बनाने के लिए यूज होती हैं उसमें यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर यूज भी हो सकता है, सॉइल के सुधार के लिए इसमें, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉइल को जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है इसमें मिला के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इससे फर्टिलाइजर भी बनाए जा सकते हैं, खाद वगैरह जो खेतों में डाले जाते हैं, खाद, कैटल फीडर के लिए भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो पशुओं को खिलाने के लिए यूज हो सकते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज हो सकता है, और एग्रीकल्चर स्टैक्स के लिए। ये नोट करके रखना है, जो कोल कंबसन, जब कोयला जलाया जाता है ना, उसमें से भाई साहब लार्ज अमाउंट एस क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और गैस भी निकलती हैं, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं इसके वो ऊपर उड़ जाते हैं, जिसे फ्लू गैस के साथ उड़ जाते हैं, जिसे फ्लाई गैस या फ्लू एस भी बोलते हैं, फ्लाई एस या फ्लू एस। और जो हैवियर एस रहता है, जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे जम जाते हैं, जिसे बॉटम एस बोलते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, और इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं कोल एस, कोल एस, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन, जो जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका लेक्चर भी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो आप डिटेल में, हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और जो उस लेक्चर बना हुआ है इसमें ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इनके सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, अभी न्यूज में क्यों है,
न्यूज में इसलिए नरेंद्र मोदी हैं जो, उन्होंने क्या है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंदर ही ये स्टार्ट किया है, प्रोडक्शन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। और कौन करेगा इसका प्रोडक्शन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एक पीएसयू है भाई साहब, हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मान लो आप, ये प्रोडक्शन करेगी। और ये हमारे इंडिया की लार्जेस्ट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है जो रिफाइनरी प्रोडक्ट वगैरह ये प्रोड्यूस करती है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? देखो ग्रीन हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें पहले नंबर पे आता है, यानी कि एक एटॉमिक नंबर है और एक ही इसका मास होता है, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक एक नंबर होता है इसका। जो हाइड्रोजन है देखो प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जब भी किसी प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोलिसिस। और इसमें बिजली वो लेते हैं हम जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब नवीनीकरण ऊर्जा से, यानी कि जैसे हमने सौर ऊर्जा से बिजली बनाई है, सोलर एनर्जी पर हमने बनाई है, तो वो यूज करेंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए, उस केमिकल प्रोसेस में वो बिजली यूज करेंगे। और इससे क्या है बन के तैयार होगा ग्रीन हाइड्रोजन। और इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता, यानी कि कोई भी केमिकल नहीं निकलता। जैसे गाड़ियों में आप पेट्रोल डीजल डाल के चलाते हो, अगर हाइड्रोजन डाल के चलाओगे तो इससे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है जब पेट्रोल डीजल से कार गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। और ये हाइड्रोजन क्या है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, जो फिलहाल हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल में आता है ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, जीवाश्म ईंधन हिंदी में बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल डीजल बनते हैं, या बायोमास कोई और हो गया, ये हाइड्रोजन बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस के जरिए। लेकिन इससे क्या है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि जब हम मान लो हम कोल से बनाने वाली बिजली यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, जो कोयले से बनी है, अब वो कोयले से बनी, कोयले से तो भाई साहब फ्लाई एश निकलता है, ऊपर हमने पढ़ा उसका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में नुकसान है और भी बहुत सारे केमिकल निकलते हैं। तो ये बिजली हम यूज करेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा बिजली यूज करेंगे कोयला उतना ज़्यादा यूज होगा, तो इससे क्या है पॉल्यूशन होगा। यानी कि ये ग्रीन हाइड्रोजन से हम वही बिजली यूज करेंगे जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर ऊर्जा से बन रही है, सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, या फिर विंड एनर्जी हवा से बन रही है बिजली। तो इसके ग्रीन हाइड्रोजन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो पहला ये कि जो हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, ये देखो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, कई बार हमने डिस्कस किया, बहुत बार, 2015 में एक मीटिंग हुई थी पेरिस, फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस एक देश है उसकी कैपिटल है भाई साहब, राजधानी पेरिस, वहाँ पे मीटिंग हुई थी COP21, ये 21वीं मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किसकी हुई थी? यूएनएफसीसीसी की, 3 बार सीसीसी है, तो इसकी मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी। ये अच्छे से हमने एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके इस लेक्चर को। तो ये हमने पढ़ा था, इसकी मीटिंग हुई थी, इसमें हर एक कंट्री ने अपने कुछ लक्ष्य रखे थे कि हम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन घटाएंगे, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन घटाएंगे। ग्रीन हाउस गैस होती है भाई साहब पॉल्यूटेड गैस, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जाके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, ऐसी गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये गैस हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है भाई साहब, आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या आपका देखो CH4 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है वो भी ग्रीन हाउस गैस में काउंट होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस जो हमें घटाने का हमारा जो वो है टारगेट, उसको हम अचीव कर सकते हैं अगर ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या है ग्रीन हाउस गैस ही नहीं निकलती। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरह यूज हो सकता है। और क्या है, जैसे व्हीकल के लिए यूज हो सकता है, ट्रक, गाड़ियाँ, बस, रेलवे, लार्ज शिप जो पानी के जहाज है उनको चलाने के लिए यूज हो सकता है। और कहाँ पे एप्लीकेशन है, देखो फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन जब हम बनाते हैं ना ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसमें से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं, उन केमिकल का हम देखो खाद बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या मोबिलिटी, पावर, बिजली बनाने के लिए केमिकल या शिपिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन देखो 10% अगर हम अडॉप्ट करें, ये देखो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है ना, शहरों में क्या है गैस के पाइपलाइन होती हैं, घरों तक गैस की पाइपलाइन होती हैं, जितना आपको यूज़ करना करो उसका बिल आता है, जैसे आपकी बिजली का बिल आता है। जैसे विलेज एरियाज में सिलेंडर होते हैं, तो शहरों में क्या है, बहुत सारे शहरों में सिटी की पाइपलाइन होती हैं, सिटी गैस पाइपलाइन होती हैं, तो अगर उनमें 10% अडॉप्ट कर सकते हैं हम इसे, यानी कि गैस में जो गैस होती है ना CNG, जिससे खाना पकाते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, उसमें 10% ब्लेंडिंग, यानी कि ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स कर सकते हैं उसमें। और इससे क्या है फिर जो जो उससे जो हम CNG बनाते हैं और
सीएनजी के जगह पे अगर ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से यूज की जा सकती है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी होती है, इसकी एफिशिएंट होती है। तो इसके बेनिफिट और क्या होंगे? बेनिफिट सबसे पहला तो यही कि क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है ये, इससे क्या है कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, और स्टील, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री में यूज हो सकता है ये। रिन्यूएबल एनर्जी जब यूज करते हैं तो ये देखो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमने सोलर एनर्जी बनाई, सौर ऊर्जा, तो उसे भाई साहब स्टोर भी तो किया जाएगा, कोई बैटरी वगैरह जो होती है बैटरी में स्टोर करके रखा जाएगा, तो ये स्टोरेज नहीं होगी तो वेस्ट हो जाएगी सोलर एनर्जी। तो इसको क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा, उसे हम क्या है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगी। आगे देखो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं ग्रीन हाइड्रोजन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। गवर्नमेंट ने देखो 2021 में ही ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसको ये लॉन्च किया, और इसके रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। और क्या क्या स्टेप लिए? नॉर्वे ना, जो नॉर्वे आपने देखा होगा यूरोप में, देखो ये कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया, उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, यानी कि एक सेंटर बना रहे हैं नॉर्वे की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया। इसमें क्या है रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाया जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन को और आसान तरीके से कैसे प्रोड्यूस किया जा सके, कैसे पैदा किया जा सके। और रिसेंटली देखो इंडिया और यूएस ने एक और पार्टनरशिप की है जिसका नाम है स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ससेप। ये नाम भी याद रखना, यूपीएससी इतना पूछ लेती है ससेप किस किस कंट्री के बीच में है। तो स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यूएस और इंडिया के बीच में है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन है जो, या ग्रीन एनर्जी है, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस दिया जाएगा, पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, मनी, और इसका स्पीड अप किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यही थे आज का टॉपिक बस।